नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी व्यूवर्स का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2021-22 में। आज एक और हम एक मल्टी बेगर और वेल्थ क्रिएटर कंपनी के H1 रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पीयूष सर, चिंतन सर नजर आ रहे हैं और इन्हें इंटरनेशनल फेम अवार्ड मिला हुआ है। और वो इसलिए मिला हुआ है कि प्रॉफिट फ्रॉम इट इज द बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर। तो पीयूष सर, चिंतन सर, प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली, हमें सभी को गर्व है और आप बधाई के पात्र हैं। और ये पूरा प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एचडीएफसी की, जिसके अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं। तो एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, तो ये एक बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है और इसे बीएसई ने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में रखा हुआ है। अब दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हम क्या ग्रोथ की उम्मीद रखें? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जनगणना होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी जनगणना होगी उसमें करीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की रह सकती है। और जैसा कि गवर्नमेंट भी अभी प्रयासरत है कि करीबन जो है हर व्यक्ति को घर मिले, हर परिवार को घर मिले। फिर हम देखते हैं कि काम की तलाश में गांव से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, शहरों में आते हैं। वो भी किराए के मकान में रहने के बजाय अपना खुद का घर, खुद की छत चाहते हैं। और जनरली आज के सिनेरियो में हम पाते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम फैमिली की बढ़ते जा रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। और इसके साथ में हम पाते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, एफोर्डेबल हाउसिंग, जहां पर कि कम पैसों के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देकर इस सेक्टर को मजबूती देना चाहती है और प्रयासरत है कि सभी को घर मिले। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है। और हम जानते हैं कि आज के आजकल के दिनों में न्यूक्लियर फैमिलीज यानी छोटी फैमिलीज जो है वह काफी बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। तो इन सब बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर में मुझे अच्छा पोटेंशियल आने वाले दिनों में नजर आता है। और ये एक स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर मनुश्री सग्गर, उन्होंने कहा है कि 2021 में पेंडेमिक के कारण होम परचेसेस के अंदर कमी आई थी, क्योंकि लोगों की अर्निंग कम हुई थी, सेविंग्स कम रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था और थोड़ी आर्थिक व्यवस्था भी हमारी चरमर आ गई थी। पर वो इस वर्ष उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि रफ्तार आई हुई है। तो वो उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम करीबन 12 to 15% से इस सेक्टर में ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जहां पर आप देखेंगे पब्लिक बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, न्यू प्राइवेट बैंक्स, अदर्स, ये किस हिसाब से लोन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनका क्या मार्केट शेयर है। तो हम देखते हैं कि ये डाटा 2015 से लेकर 2019 तक का है। तो जब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मार्केट शेयर 30%, 37% था, जो 2019 आते आते तक 45% बढ़ चुका है। यानी इस स्लाइड से हमें यह समझ में आता है कि मेनली हाउसिंग लोन देने में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो प्योरली इस बिजनेस में है, उनका अधिक मार्केट शेयर है। अब हम देखते हैं कि सेक्टर का एनालिसिस, तो आइए आप और हम मिलके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। तो इस सेक्टर के अंदर करीबन 21-22 कंपनियां लिस्टेड हैं और उन सभी कंपनियों का मार्केट लिस्ट हम मार्केट कैप हम देखेंगे तो करीबन 6,16,000 करोड़ के करीब है, जिसमें एचडीएफसी का सर्वाधिक है 85% के करीब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 3.6% के करीब, वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का 1.76% के करीब। अब हम बात करते हैं सेल्स की। तो सभी लिस्टेड कंपनियां मिलकर करीबन 1,85,000 करोड़ रुपए का सेल्स करते हैं, जिसमें से एचडीएफसी का सेल्स में भी सर्वाधिक मार्केट शेयर है करीबन 75% के करीब। वहीं सेकंड नंबर पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 11% के करीब,
और हुडको का 2.2% के करीब सेल्स में मार्केट शेयर है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहां पर हम प्रॉफिट देखते हैं कि सभी कंपनियां मिलकर करीबन 28,340 करोड़ का प्रॉफिट करती है, जिसमें एचडीएफसी का 72% करीब मार्केट शेयर है प्रॉफिट में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 10% है, इंडिया बुल्स का हाउसिंग फाइनेंस का 8% के करीब है, और वहीं हुडको का 3% के करीब प्रॉफिट में शेयर है। अब हम दोस्तों चलिए क्वालिटी एनालिसिस की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का सवाल है, तो एवरेज सभी जो कंपनियां लिस्टेड है करीबन 9% मार्जिन के हिसाब से धंधा कर रही है, पर एचडीएफसी जो है इनका मार्जिन हम पाते हैं कि 15 के करीब है, वहीं इंडिया हाउसिंग का जो है हम पाते हैं 9 के करीब है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी से जो कंपनी शुरू करते टाइम जिन इन्वेस्टर ने इक्विटी कैपिटल लगाया था, तो उस इक्विटी कैपिटल के मुकाबले आज वो कितना गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एचडीएफसी के इन्वेस्टर हर वर्ष करीबन अपने प्रॉफिट का 61 टाइम्स कमा रहे हैं, वहीं जीआईसी के इन्वेस्टर 3.4 गुना कमा रहे हैं, और हुडको के इन्वेस्टर जस्ट 0.4 गुना कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी इस वर्ष एचडीएफसी ने आरओई क्या दिया हुआ है। तो एचडीएफसी का आरओई हम देखते हैं कि करीबन 13% के करीब आया हुआ है, वहीं हुडको का 6% के करीब है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एनपीए की, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमें मेनली ग्रॉस एनपीए देखना बहुत जरूरी होता है कि इन्होंने जो लोन बांटे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो नहीं हुए। तो उसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो एचडीएफसी का हमें 2 के करीब नजर आता है, वहीं जनरल इंश्योरेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में जो डील करती है उसका 5.5 के करीब हमें इस स्लाइड में दिख रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बिहेवियर साइंस में, कि इसका एनालिसिस करेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा सेल्स में ग्रोथ दिया है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिया है, कभी घाटा तो नहीं किया। इन सब चीजों को चलिए हम बिहेवियर साइंस में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि एचडीएफसी की स्थापना 1977 में हुई थी और इनके चेयरमैन है मिस्टर दीपक परीख। अब एचडीएफसी जैसे कि लिबरलाइजेशन के बाद में, पहले तो सभी गवर्नमेंट बैंक थी, पर लिबरलाइजेशन के बाद में हम देखते हैं कि एचडीएफसी एक छोटी कंपनी से कैसे बड़ी कंपनी बन गई। और उनके अंदर, इस घर के अंदर हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी कंपनियां इन्होंने कुछ वर्ष पूर्व लाई थी, जैसे एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, एचडीएफसी क्रेडिला, तो ये सब कंपनियां इनके परिवार का सदस्य है। और ये तब छोटे छोटे बच्चे थे, पर आज इनका भी योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि इतनी मंदी के होने के बावजूद भी एचडीएफसी कैसा प्रॉफिट कर पाती है। तो दोस्तों एचडीएफसी, जैसा कि हमने रिजल्ट में अभी इन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि करीबन 616 आउटलेट्स हैं, इंक्लूडिंग 202 ऑफिसेस स्कैटर्ड इन इंडिया। इसमें जो है मेनली लोन डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर्स को लोन देने में एचडीएफसी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा इनके जो है अदर थर्ड पार्टी एसोसिएट्स है। एचडीएफसी बैंक भी इनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। और थर्ड पार्टी एसोसिएट जहां पर कि ये नहीं पहुंच पाते, जिनके ऑफिस नहीं है, तो वहां पर थर्ड पार्टी एसोसिएट्स भी इनकी लोन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एचडीएफसी ने अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हुए हैं, कि जहां पर वो लोन भी ले सकते हैं, डिपॉजिट भी दे सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी ने नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए लंदन, दुबई और सिंगापुर में अपने सर्विस एसोसिएट्स भी खोल रखे हैं अलॉन्ग विथ मिडिल ईस्ट। दोस्तों एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इस इंटरेस्टिंग स्लाइड में मेरे पास में 2011-12 से लेके 2021 के डाटा है। हम सेल्स और प्रॉफिट के बारे में अगली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे, पर यहां पर मैं दो चीजें जो हाईलाइट करना चाहता हूं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो ग्रो कैसे करती है। तो हम समझते हैं कि इस स्लाइड में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
तो हम 2011-12 के वर्ष में देखते हैं कि करीबन 1,55,000 करोड़ के करीब इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वो आए इसलिए कि वो कम ब्याज दरों पे पैसा लेते हैं और अधिक ब्याज दरों पर वो लोन देते हैं। तो वो लोन जो है 1,55,000 करोड़ का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन था 2021 आते आते तक 5,70,000 करोड़ के करीब हुआ है। तो हम देखते हैं कि काफी अच्छी वृद्धि हुई है, इनका एयूएम हर साल लगातार बढ़ते रहा है। अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो जो 129 का इनका बुक वैल्यू था 2011-12 में, वो बढ़कर अभी 2021 में 603 रुपीज हो गया है। अब दोस्तों जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको लोन देने के लिए मार्केट से बोरो तो करना पड़ता हुआ है, और जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रेडिट रेटिंग जितना अच्छा होता है उसको कम ब्याज पर बाहर से लोन मिलता है। तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी की रेटिंग बहुत अच्छा है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग हम देखते हैं कि 2011-12 में जब इनके डिपॉजिट 36,000 करोड़ थे, तब इनको मार्केट से बोरिंग करीबन 62,000 यानी ऑलमोस्ट डबल करना पड़ता था। और वहीं हम 2021 में हम पाते हैं कि इनके डिपॉजिट भी बढ़े हुए हैं, करीबन 1,50,000 करोड़ के करीब हो गए हैं, और इनकी बोरिंग काफी कम हुई है। 1,86,000 करीब इनकी बोरिंग हुई है, यानी डिपॉजिट बोरिंग का रेशो कम होते जा रहा है। अब दोस्तों ये चर्चा मैंने आपसे क्यों की? तो इस चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो यहां पर मार्जिन निकल के आते हैं कि आप घर पर कितना प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हो, यानी आपको बाहर से उधारी कम लेना पड़ती है। तो दोस्तों यही मेरा मुख्य उद्देश्य था ये स्लाइड में आपको हाईलाइट करने का। अब हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो यहाँ पर आप डाटा देख रहे हैं जो कि 2002 से 2021 वर्ष तक में करीबन 19 ईयर्स के हैं। 2,700 करोड़ का ये 2002 में सेल्स करते थे, जो आज बढ़कर 1,40,000 करोड़ के करीब हो गया है, यानी 52 टाइम्स सेल्स में ग्रोथ हुआ है विथ 23% CAGR। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा। तो 2002 में मात्र 580 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 2020 आते आते तक 23,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट करने लग गई है। और जैसा कि ये जो रेड कलर के बार आप देख रहे हैं, इनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि गत वर्ष के मुकाबले इनके प्रॉफिट में डी ग्रोथ आया था, इसलिए मैंने इन्हें लाल कलर में दर्शाया हुआ है। और दोनों ही जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था ये तब की घटनाएं हैं। 2008-9 में कुछ वित्तीय विपदास्थाएं आ गई थी, तो उस कारण से जो है एचडीएफसी ने थोड़ा कम प्रॉफिट दिया था गत वर्ष के मुकाबले, पर लॉस इसने नहीं किया था। और गत वर्ष जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक आया था, पर फिर भी इसने लॉस नहीं किया था। इसके लॉस नहीं करने के कारण हम आगे चलकर हम इसका पता लगाएंगे कि क्यों लॉस नहीं किया है, यानी ऐसा क्या फंडामेंटल है इसका कि ये कंपनी लॉस नहीं करती है। अब रिजर्व की बात करते हैं जो बुक वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता है। करीबन 2,500 करोड़ का इनका रिजर्व था 2002 के वर्ष में, जो बढ़कर 1,56,000 करोड़ के करीब हुआ है, यानी 61 टाइम्स इनका रिजर्व बढ़ा हुआ है 24% के CAGR से। दोस्तों इस स्लाइड में हम प्राइस वोलेटिलिटी की बात करते हैं, तो मैं आपके सामने 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो अप्रैल टू मार्च के साल में जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये करीबन 20 इयर्स का डाटा है आपके समक्ष। और आप इसमें देखेंगे कि 2002 दिसंबर के पहले जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, तो उन्हें एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस में मिला था। फिर 2010 आते आते कंपनी ने अपना फेस वैल्यू जो है 10 रुपए से घटा के 2 रुपए कर दिया, यानी स्प्लिट दिया। यानी तो जिसके पास एक शेयर के दो शेयर 2002 में हो गए थे, उसके पास में 10 शेयर हो चुके थे। और उस वर्ष का आप हाई इधर देखना चाहते हैं, करीबन 2,900 के करीब उस वर्ष का हाई था, यानी आपके एक के 10 शेयर हो गए। और आज की डेट में करीब करीब कंपनी उसी हाई को टच कर रही है, यानी जो आपका एक शेयर का जो प्राइस था वो 10 शेयर का प्राइस हो गया, यानी व्हाट ए ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो रहते हैं वो ऐसे ही अपने शेयर को संभाल के रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जब तक इंडिया चलेगा
एचडीएफसी चलेगा, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री चलेगी, तब तक इनको कंसिस्टेंट अर्निंग इन्वेस्टर्स को भी होने वाली है कंपनी के साथ साथ। तो दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर को भी यही नजरिया रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसा कि इस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, तो इनके कोई प्रमोटर नहीं है। पर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की, तो 2002 में हम देखते हैं कि 6% का इनका स्टेक था, जो बढ़कर 2021 में 9% हो गया। और आप यहां देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनका 46% के करीब उस वक्त स्टेक था 2002 में, जो बढ़कर अभी 72% के करीब हो गया है। अब बैंक एंड इंश्योरेंस, जो कि अदर इंस्टीट्यूशनल संस्था हैं, उन्होंने भी अपना स्टेक डबल कर लिया है, 6 से 12% के करीब कर लिया है। और जहां तक रिटेल इन्वेस्टर की बात है, एज यूजुअल यानी 42% से जस्ट 7% हो गया है। यानी हम इससे क्या एनालिसिस करते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर के पास में मात्र 100 शेयर में से 7 शेयर हैं। तो दोस्तों, हमें एफआईआई बड़े इन्वेस्टर की तरह नजर रख के हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो साल दर साल आपकी अर्निंग बढ़ाते रहे। अब दोस्तों, हम सेल्स एंड प्रॉफिट ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो गत वर्ष जो है, ये 9 मंथ्स, 12 मंथ्स और Q1 जो अभी हाल ही में निकला है, उसके रिजल्ट में आपके सामने रख रहा हूं। तो 9 मंथ में हमने देखा था कि 21% का सेल्स ग्रोथ आया था और -20% का डी ग्रोथ आया था प्रॉफिट में। 12 मंथ यानी एनुअल रिजल्ट जब आए, तब 37% का सेल्स ग्रोथ था और -10% का प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ। यानी हम लोगों ने सेल्स में ग्रोथ देखा और प्रॉफिट में रिकवरी देखी। फिर Q1 आते आते 3% का सेल्स में ग्रोथ आया और 28% का प्रॉफिट में ग्रोथ आया। अब हम करंट ट्रेंड की बात करते हैं भाई। एचडीएफसी आपके इस H1 में क्या हाल है? तो H1 में मैंने एक्सपेक्ट किया था वाई वाई 6% का सेल्स ग्रोथ आएगा और 16% का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। और एक्चुअली में जो रिजल्ट आए हैं, 9% का सेल्स ग्रोथ आया है और 21% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस वर्ष के अंत होते होते तक क्या सीनियर रह सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 12% सीएजी के हिसाब से इनका सेल्स ग्रोथ रहेगा इस वर्ष, और 20% के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये वर्ष पेंडेमिक से पीड़ित था, और आप देखेंगे कि कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अभी भी स्ट्रगल कर रही है। पर एचडीएफसी में ऐसा क्या खास है जिसने प्रॉफिट करके दिया हुआ है? तो उसके बारे में हम देखते हैं कि 9% का ये इस स्लाइड में हम देखते हैं कि रेवेन्यू आया है, 21% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, ईपीएस में 22% का ग्रोथ आया हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 11% का ग्रोथ आया हुआ है, और एनपीए भी 4% से बढ़ा हुआ है। तो पेंडेमिक के कारण जो कंपनियां प्योर हाउसिंग बिजनेस में थी, उनके ऊपर तो निश्चित ही काफी दबाव आया हुआ है, क्योंकि उसमें क्रेडिट ग्रोथ दिखे नहीं है। पर जैसा कि हमने एचडीएफसी परिवार की चर्चा करी थी कि इसमें एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, इसके अलावा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा एचडीएफसी क्रेडिला, जो ये सब संस्था है। और खासकर से हमने देखा कि एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एर्गो ने काफी मदद करी है एचडीएफसी के प्रॉफिट लाने में। तो ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये आज की डेट में अभी भी एक छोटी तौर पर हम इनका परिवार देख रहे हैं, पर जैसे जैसे ये और हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो इनके बच्चे हैं वो डेफिनेटली और ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे, और डेफिनेटली एचडीएफसी का अपना खुद का जो ओन बिजनेस है हाउसिंग फाइनेंस का, वो भी बढ़ते रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हमने इतिहास की बात कर ली, करंट की बात कर ली। अब भविष्य में क्या? तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने सेल्स एस्टिमेट लिए हुए हैं 2022, 2030 और 2035 वर्ष के लिए। तो इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि 1,53,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा। प्रॉफिट में मैं उम्मीद करता हूं कि 23,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा। और ईपीएस इस वर्ष जो फॉरवर्ड ईपीएस में मान के चल रहा हूं कि करीबन 118 रुपए के करीब रह सकता है। अब हम बात करते हैं 2030 की।
तब क्या सिनेरियो रह सकता है। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि करीबन 5,75,000 करोड़ के करीब एचडीएफसी का सेल्स रहेगा, 86,000 करीब प्रॉफिट रहेगा, और 445 के करीब इनका ईपीएस रहेगा। अब हम आते हैं 2035 यानी 2035 वर्ष के लिए मैंने एस्टिमेट लिया हुआ है कि करीबन 11,56,000 करोड़ के करीब एचडीएफसी का सेल्स रहेगा, और 1,73,000 करीब एचडीएफसी का प्रॉफिट रहेगा, और मैं 900 के करीब इनका ईपीएस उम्मीद करता हूं। अब चलिए दोस्तों, फंडामेंटल फेयर वैल्यू क्या आती है। तो इस वर्ष की हम देखेंगे कि जैसा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी क्रेडिट ग्रोथ नहीं होने के कारण दबाव में चल रहे हैं, तो एचडीएफसी भी नो डाउट अभी दबाव में भी है। तो 3,400 के करीब जब आपको मिले तो ये आपके लिए महंगा नहीं रहेगा, सस्ता भी नहीं रहेगा, पर आप इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। और हम टेक्निकल्स में देखेंगे कि एग्जैक्ट बाइंग लेवल टेक्निकल के हिसाब से क्या आ रहे हैं। मैं 2030 में उम्मीद करता हूं कि 12,745 का इनका ही फेयर वैल्यू रहे एचडीएफसी का, और 2035 में मैं उम्मीद करता हूं कि 25,600 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसके अंदर करीबन 11% का ग्रोथ आया हुआ है, और एनपीए 2% एचडीएफसी का रहा है H1 में। अब दोस्तों, एचडीएफसी के टेक्निकल पे चर्चा करने के पहले थोड़ा इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जो हमें टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा। तो ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मंथली चार्ट है, और इसमें हम देखते हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीबन 50 मेमा के करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है। यानी इसने तो अभी ब्रेकआउट भी नहीं दिया है, और पुरानी रिकवरी भी नहीं कर पा रहा है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अभी डेफिनेटली जब तक क्रेडिट ग्रोथ नहीं आती है तब तक ये सेक्टर दबाव में रहेगा। अब एक और कंपनी की हम बात करते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब इसके चार्ट से ही हम देखते हैं कि कितनी वोलेटिलिटी है इसके शेयर के अंदर। और अभी भी ये हम देखते हैं कि ये 50 मेमा, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, उससे काफी नीचे चल रहा है। तो यहां पर भी हमें हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में पेंडेमिक की मार नजर आ रही है। अब चलिए दोस्तों, हमारे एचडीएफसी की चर्चा करते हैं कि टेक्निकल्स में हमें क्या बाइंग रेंज रखना चाहिए। तो एचडीएफसी एक ऐसी कंपनी है कि जो सालों सालों बाद 50 मेमा के लेवल को सिर्फ टच करके निकल जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि 2008-9 के वर्ष में इसने 50 मेमा से नीचे टच किया था, और 2020-21 के वर्ष में भी इसने 50 मेमा को टच करके ये ऊपर आ गई थी। अब जो है ये ब्रेकआउट की पोजीशन में है। तो जैसे ही क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, तब इस सेक्टर में हम अच्छी ग्रोथ देखेंगे, और उसका रिफ्लेक्शन हम एचडीएफसी के प्राइस में भी देखेंगे। पर अभी हमें टेक्निकली किस लेवल पर बाय करना चाहिए, तो जब भी एचडीएफसी करेक्शन में आता है तो इसको 2546 से 2300 की रेंज में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 3316। और फंडामेंटली हमने देख ही लिया है कि ये अभी अपने फेयर वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है। तो सिप करने वाले इन्वेस्टर अपना लगातार सिप करते रहिए। बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड ड्यूरिंग रैली, एंड एंजॉय द रैली। तो दोस्तों, ये हमारे प्रॉफिट फ्रॉम इट का स्लोगन है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, मैं कंक्लूजन देता हूं कि इसे हमें करीबन 5% का अलोकेशन देना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। यानी आप, मैं 5% क्यों बोल रहा हूं, कि इसके अंदर आपकी पूरी फाइनेंस की बास्केट आ गई है। आप देखेंगे कि एच डी एफ सी एमसी, उसका भी शेयर जो है एचडीएफसी को मिलता है, एचडीएफसी बैंक का भी शेयर मिलता है जो लिस्टेड है, एचडीएफसी लाइफ का भी शेयर एचडीएफसी को मिलता है। इसके अलावा हम आगे पीछे देखते हैं कि जो इनकी सब्सिडरीज एचडीएफसी एर्गो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस और एचडीएफसी क्रेडिला, हो सकता है कि आगे चलकर और अच्छा कंट्रीब्यूशन दे। तो पूरा बास्केट आपके इसमें एज ए होल्डिंग कंपनी की तरह हो जाता है। दोस्तों, अंत में मैं ये डिस्क्लोजर देना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन में कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग। और अंत में धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का,
जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है अब रिजल्ट एनालिसिस प्रस्तुत करने का। तो दोस्तों, यदि मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक किए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।